आई स्टिल रिमेंबर कि जब इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, तो जब मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो उसको जब आप अंडरस्टैंड करते हो, उसके डिफरेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, उसके फॉर्मूले को, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार इसका एक फ़िलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी तो है। जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं लाइफ में अप्लाई करूँ इन फॉर्मूले और इन थियोरी से हट कर, तो लाइफ में भी तो अप्लाई होती हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था इस चीज़ में। अनफॉर्चुनेटली आईपैड था नहीं मेरे पास, और जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो एक्चुअल में थोड़ा सा ध्यान आपका इस चीज़ पे भी होता है कि फ़िलासफ़ी छोड़ो, क्वेश्चन लगाओ जिससे एग्ज़ाम निकलेगा, राइट। बट उस सिचुएशन में भी जो इक्का दुक्का चीज़ें मैं नोट कर पाया वो मैंने नोट कर ली हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एंड आई एम श्योर कि अगर मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ सिर्फ इस एंगल से इंजीनियरिंग को पढ़ता हूँ कि मुझे इससे एसोसिएटेड फ़िलासफ़ी को बाहर निकालना है, तो मुझे और भी कई पॉइंट्स दिखेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स बी कंटेंट विथ व्हाट आई रोट, उसको देखते हैं। तो जैसे सोम का सब्जेक्ट था, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो उसमें एक कंसेप्ट क्या है, बहुत ही आसान सा है। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब स्ट्रेस क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया नहीं होती, वो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल रबर बैंड है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कोई है नहीं, खींचते जाओ खींच जाएगा वो, राइट। कोई भी इलास्टिक चीज़ है उसको खींचना बड़ा आसान है, दबाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो रेजिस्ट ही नहीं करती। जो बंदा अपने शेप को मेंटेन करना चाहता है, रिजिड मेंटेन करना चाहता है, स्ट्रेस उसी में डेवलप होगी। अब इसको रियल लाइफ में अगर आप देखो, नो मैटर व्हाट द पीपल अराउंड यू और नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट यू आर फेसिंग, तो जो आपके चारों लोग हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उनको आप एक्सटर्नल फोर्स की तरह मानो, ठीक है। नाउ यू विल बी स्ट्रेस्ड ओनली इफ़ यू लेट दीज थिंग्स बॉदर यू। What you want to feel is 100% your business. Your feeling is equal to your internal resistance force. Keep internal resistance force 0, then no matter what is the external load, you will be stress free. मतलब उनका सीधे से ये कहना है कि जो आपके चारों ओर हैं, इसी फॉर्मूले में क्या है, स्ट्रेस जो आप फील करते हो, ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जो लोग हैं आपके चारों ओर, जो सिचुएशन है आपके चारों ओर, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या है? मतलब आप उन चीज़ों को कितना बॉदर करने देते हो अपने आप को, आपकी फीलिंग्स, ये आपकी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। तो मतलब ये मैटर नहीं कर रहा कि बाहर क्या चल रहा है, कितनी मुसीबत है। अगर आदमी ने एक बार खुद डिसाइड कर लिया ना कि मैं नहीं होने वाला परेशान, मैं नहीं रोऊंगा, मैं हंसता रहूँगा चाहे जैसी भी सिचुएशन होगा, तो उसको कोई रुला नहीं सकता। इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन। तो मतलब आप कैसा फील कर रहे हो अपने अंदर, ये 100% आपका बिजनेस है। बाहर कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मैं खुश रहूँगा, तो फिर आपको दुखी करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये मत सोचना आपकी जस्ट बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है इसलिए मैं दुखी होकर बैठ जाऊँ। आप वो भी चूज़ कर सकते हो, बट ये नेसेसरी नहीं है। खुश रहना मतलब 100% आपका बिजनेस है। आपकी खुशी आप पे डिपेंड करती है, चारों ओर की उस पर नहीं। कितनी भी दिक्कत हो, अगर आप डिसाइड करोगे कि मुझे खुश रहना है तो खुश रहना है। तो दैट इज़ फ्रॉम द स्ट्रेस। सेकेंड, मैंने पढ़ा था कि इसमें स्ट्रेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट प्लेन्स। तो द फोर्स दैट एक्ट्स एज नॉर्मल स्ट्रेस फॉर वन प्लेन मे बिहेव लाइक शेयर स्ट्रेस फॉर अदर प्लेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एक लोड पी है, वर्टिकली लग रहा है, किसके ऊपर? ए बी प्लेन के ऊपर। मतलब ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा, उसके ऊपर फोर्स ऐसे रखी। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं खड़ा करके रख दूँ सी डी, तो देखो फोर्स मेरी वही रही, लेकिन अब ये शेयर स्ट्रेस की तरह एक्ट करने लगी, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट ऐसा था, मतलब जो प्लेन पहले ऐसा था जिसके लिए वही फोर्स नॉर्मल स्ट्रेस की तरह एक्ट कर रही थी, जस्ट बिकॉज उस ऑब्जेक्ट को मैंने बदल कर रख दिया, तो अब वो फोर्स शेयर स्ट्रेस की तरह एक्ट करने लगी। तो इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब यही है कि सेम सिचुएशन, सेम एक्सपीरियंस, सेम सिनेरियो जो है, वो किसी एक आदमी के लिए कोई मीनिंग होगी उसकी, किसी दूसरे आदमी के लिए कोई मीनिंग होगी उसकी, राइट। सेम सिचुएशन में कोई आदमी खुश रहता है, कोई आदमी को वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर देती है। कुछ लोगों को किसी सिचुएशन में बहुत शर्म आती है, कुछ लोग उसको इफेक्टिवली टैकल कर ले जाते हैं। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू लुक एट दैट। पी सेम है, सिचुएशन सेम है, ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उस सिचुएशन को देखते कैसे, उनका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। एनीवे, तो ये मैंने इसमें देखा था। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या है? आदमी को स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए। जो कोई भी, अब कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले, स्ट्रेस ही नहीं लेनी है। टेम्परेचर चेंज करो, लैक ऑफ फिट करो, सपोर्ट को सिंक कर दो, कोई स्ट्रेस ही नहीं लेता स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो वही बोला है कि आदमी को भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए
कि बाहर से कोई टेम्परेचर चेंज करे, तुम्हारी कुछ कह दे, लैक ऑफ फिट हो जाए, तुम्हें कुछ सुना दे, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, मतलब कुछ भी करे तुम्हारे साथ, अगर तुम स्ट्रेस ही नहीं लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे पढ़ाई को कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, कुछ लोग मानते ही नहीं कुछ उसको, तो देखो वो खुश हैं। कुछ लोग ये लव वव के चक्कर में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आराम से अपना मंक बने बैठे हैं, तो एक लाइफ वैसी भी है। तो वही बोला जा रहा है कि आपके अंदर का जो है काम, वो पूरी 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए आदमी को स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, P1N1 = P2N2। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज़ 200 किलो का एक लोड है और 300 किलो का एक लोड है, तो 200 किलो लोड कम है, लेकिन अगर आप N1 बढ़ाओगे, मतलब 200 किलो 200 × 3 विल बी इक्वल टू 300 × 2, मतलब भले ही लोड कम हो, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ़ रिपीटिशन बढ़ा दिया तो उसकी जो डैमेजिंग कैपेसिटी होगी वो भी उससे ज़्यादा जो लोड है 300, अगर वो कम नंबर ऑफ़ रिपीटिशन करे तो उसके बराबर होगी। मतलब इसका सिंपल से मतलब ये है कि लोग डिफरेंट टैलेंट के साथ पैदा हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू लुक एट राहुल द्रविड़ और यू मे लुक एट द नेचुरल टैलेंट दैट सचिन तेंदुलकर इज़, ठीक है। सचिन तेंदुलकर मतलब इतनी कम उम्र में आ गया था, लेकिन राहुल द्रविड़ के भले ही वो उतना, अभी बोलना अजीब सा है लेकिन ठीक है, सपोज़ राहुल द्रविड़ के पास उतना टैलेंट नहीं है, बट वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है वो बंदा, उसने इतनी ज़्यादा रिपीटिशन की है कि उसकी भी जो क्लास है वो सचिन तेंदुलकर के बराबर नहीं तो जस्ट नेक्स्ट में ही है वो। मतलब ये मैटर नहीं करता, कोई बंदा आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अगर 2 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर रहा है, आप ये डिसाइड कर लो कि मैं 4 घंटे डालूंगा, थोड़े बेवकूफ़ हो। आप उससे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हो तो आप 6 घंटे लगा दो, आप 8 घंटे निकाल दो, मतलब बहाना नहीं मारो। अगर आप तो कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हो, किसी के भी साथ आप टैकल कर सकते हो। बस ये है कि वो अगर थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड है तो कम समय में वो काम कर लेगा, आप थोड़े वीक हो तो आपको ज़्यादा टाइम डालना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट P1N1 = P2N2 in transportation means. Second, if there are different things that you need to compare, then convert them into one. Example, all vehicles on road are converted into PCU and then compared. मतलब ये मैंने एक देखा है कि लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग चीज़ों के बीच में आपको कंपेयर करना हो, तो इंजीनियर्स उस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि वो जो भी चीज़ें अलग अलग हैं ना, उनका कोई कॉमन ग्राउंड तो निकालो। जैसे रोड के 10 तरह के व्हीकल रोड के ऊपर मूव करते हैं, ट्रक हो गई मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, रिक्शा मूव कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इन सब को पैसेंजर कार्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। सपोज़ एक मतलब वो चलाने वाला है, कार्ट चलाने वाला है, तो वो बंदा ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो उसको बोल देते हैं कि ये 4 पैसेंजर कार के बराबर है डिस्टर्बेंसेस का। एक ट्रक है, वो 8 लोगों को डिस्टर्ब करने लायक है, तो हम बोल देंगे कि 8 पैसेंजर कार यूनिट के बराबर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो आपने एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर दिया, तो आप अलग अलग चीज़ों को भी कंपेयर कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो रियल लाइफ में। फिर EVS सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें क्या पता चला था, इफ़ यू कांट फाइंड समथिंग देन ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स, से B, सो दैट यूजिंग B वी कैन फाइंड A। एग्जाम्पल, we cannot find organic matter directly, so we find oxygen consumed by microorganisms to decompose organic matter, BOD concept, titration concept। मतलब ये है कि लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि किसी चीज़ का आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, कोई सी प्रॉब्लम का, तो आप क्या करो, आप ये देखो ना कि जो सॉल्यूशन आप खोज रहे हो वो और किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सपोज़ वो एक चीज़ इस पे डिपेंड करता है, एक चीज़ इस पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस चीज़ को निकाल सकूँ, तो आप इनडायरेक्टली इस चीज़ को निकाल दो और उससे इस चीज़ को निकाल दो। समझ रहे हो मेरी क्या बात है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ ऑर्गेनिक मैटर आपको निकालना है वेस्ट वाटर का, तो आप ऑर्गेनिक मैटर नहीं निकाल सकते। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है। तो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पर फिर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी शुरू की कि ठीक है इसको तो नहीं निकाल सकता, लेकिन इससे जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपको ये पता है कि आपको ऑक्सीजन निकालना आता है, ठीक है। अब किसी तरह ऑक्सीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में मैं रिलेशन खोज लूँ तो मेरा काम बन जाए। तो रिलेशन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इससे क्या पता चला, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो बस आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल गया, पर आइडिया तो पता चल गया। अब आप ऑक्सीजन मेज़र कर लो, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है यानी उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यानी उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। जितनी कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी उतनी कम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट।
मतलब समझो, ऑक्सीजन मतलब जितनी ज़्यादा पानी में अगर ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने यूज़ कर ली है, मतलब उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है यानी ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं कर रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है। तो देखा, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली नहीं नाप सकते, पर आपने ये देखा कि ये किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। इसको रियल लाइफ में भी आप ले सकते हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ डायरेक्टली नहीं डील कर सकते, तो फिर आप ये देखो ना कि वो पर्सन किन किन लोगों से एसोसिएटेड है। जिन जिन लोगों से एसोसिएटेड है, क्या उस बंदे से आप उस बंदे के पास जाके उसको अफेक्ट कर सकते हो, जिससे आप इनडायरेक्टली इस बंदे से वो काम करवा सको जो आपको चाहिए। मतलब आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स कि इसको किस तरह से इस सिचुएशन को डील किया जा सकता है। देन अगली चीज़ आ गई टाइट्रेशन का कंसेप्ट। टाइट्रेशन में भी वही चीज़ है कि आप क्या करते हो कि आपने एक बीकर लिया है, उसमें किसी चीज़ की आपको क्वांटिटी निकालनी है, से ए, लेकिन वो तरीका है ही नहीं डायरेक्ट हम कैसे निकालें उस चीज़ की क्वांटिटी। तो आपने फिर उस चीज़ को स्टडी करना शुरू किया, ऐसे ही स्टडी शुरू कर दी कि हाँ और जाने ज़रा इसके बारे में, क्या पता कोई चीज़ मदद कर जाए। तो आपको पता चला कि वो सब्सटेंस ए है, अगर मैं उसको बी के साथ रिएक्ट करूँ तो वो नीले रंग का कलर आता है। अब आपको क्या पता चला कि यार नीला रंग तो मैं पहचान सकता हूँ, भले ही इस चीज़ को ना पहचानूँ। तो आपने क्या किया, आपने इस कंसेप्ट का यूज़ कर लिया कि मैं क्या करूँगा, मैं इस सब्सटेंस को डायरेक्टली नहीं निकाल सकता ए को, पर मैं इसमें बी डालता रहूँगा और जैसे ही ये नीला हो जाएगा तब रोक दूँगा। फिर मैं रिएक्शन का यूज़ करूँगा कि ए प्लस बी गिव्स सी, तो बी की क्वांटिटी मुझे पता है क्योंकि वो तो मैं ही डाल रहा हूँ, तो कितना बी लगा, राइट। तो ये हो गया। इसी तरह हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ा था, when there is a complex problem, assume its most ideal case which is easy to solve and then obtain the solution. Now modify the solution to nullify the effect of assumption. Example, to measure evaporation of ocean challenge. It's big idea. Take a pan full of water. Its evaporation can be calculated easily. Use this result, multiply it with Cp to get actual evaporation.